सज्जन जी, क्योंकि आप आईएएस अधिकारी हैं और कई बार क्योंकि मेरे पिताजी भी इसी लाइन से हैं, तो मुझे इन लोगों का जिस तरह से ब्रेन फंक्शन करता है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली होती है, क्या मुश्किल रहा आपके लिए? किताब लेखनी मुश्किल था या आपका वो पूरा प्रोफेशनल सफ़र ज़्यादा मुश्किल था? क्योंकि उनको एक ही लाइन में चलने की आदत रहती है। अगर सुबह 10 बजे जाते हैं दफ्तर, 10 बजे दफ्तर, 6 बजे वापस, 9 बजे सोना, खाना, जो भी है वो एक तारतम्य में चलता है। लेकिन एक लेखक के लिए वैसे नहीं चलता है। लेखक के मन में तो जब थॉट्स आते हैं वो अपना पेन और किताब उठाई और अपना लिखना शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए ये सफ़र कैसा था? नहीं, बहुत ही रोमांचक था मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स लिखते नहीं हैं। ठीक है, हम लोग का क्योंकि जैसे आपने एक बताया कि बहुत स्ट्रक्चर्ड रूटीन हो जाता है। सुबह 9:30 निकले, 9 बजे निकले और शाम को जाके कई बार 8 या 9 बजे ही पहुंच पाते हैं। लेकिन उसी डिसिप्लिन ने ये सिखाया कि किताब भी लिखी जा सकती है, और किताब भी ऐसे डिसिप्लिन से। ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ आज अच्छी हवा चल रही है, आज अच्छा मौसम है तो आज ही मेरा दिमाग चलेगा। 30 साल से लिखते लिखते फाइलों में आई थिंक जब लोगों ने मेरे को सराहा कि बहुत अच्छा लिखता हूँ, और फिर मैंने लंदन से डॉक्टरेट की, उसमें मैंने कुछ गुर सीखे लिखने के, तो मैं वैसे ही लिखता हूँ। जब समय मिल जाता है फ्लाइट में लिखता हूँ, वीकेंड पे लिखता हूँ, शाम को रात को घर जाके लिखता हूँ, पर मेरा कोई ऐसा। पर एक इमेज तो आईएएस अधिकारियों की होती है ना कि खाली समय में गोल्फ खेलते हैं, खाली समय में क्लबिंग करते हैं। आप उससे एकदम विपरीत बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तो फ्लाइट में भी लिखता था, जब समय मिलता था तब लिखता था। तो थोड़ा स्पष्ट करिए ना यहाँ की ऑडियंस के लिए कि कैसा रूटीन, कैसा लाइफस्टाइल होता है। ये भ्रांति है कि सारे आईएएस अफसर गोल्फ खेलते हैं सुबह जाके, और गोल्फ मैं सोचता हूँ अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मैं गोल्फ खेलूं। सर कोई उम्र ही नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। गोल्फ का बिल्कुल मेरे को शौक नहीं है। टेनिस में जरूर आपका खेलता हूं। लेखनी शौक है। तो यूपीएससी की तैयारी करने में और उसे फतेह करने में कई दिक्कतें आती हैं, और बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो कई बार हार मान लेते हैं। हाँ, आपने तो हार नहीं मानी होगी, तभी आप इस मकाम पर हैं। लेकिन लेखनी के क्षेत्र में भी क्या कोई ऐसा ताला आया जिसकी चाबी ढूंढने में बहुत वक्त लग गया? हाँ, सबसे मुश्किल होता है जब आप किताब लिखने जाते हैं तो टॉपिक सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कौन सा आपका टारगेट ग्रुप है, क्या चीज़ पे लिखेंगे, कौन सा आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो मैं बताता हूँ कि जब मैंने डॉक्टरेट ख़त्म की थी 2020 में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से, उसके बाद मैंने सोचा मैं एक बुक लिखूंगा। लेकिन मेरे को लगभग 1 साल लग गया टॉपिक फाइनल करने में। अब मेरे साथ दूसरे ऑथर बैठे हैं, हो सकता है ये ऑन द फ्लाई जैसे मैं फाइल में लिखता हूँ वैसे टॉपिक डिसाइड कर पाते होंगे, पर मेरे लिए सबसे मुश्किल जो ताला खोलना होता है वो उसका टॉपिक सेलेक्ट करना। तो मेरी पहली किताब आई थी इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं कि कैसे अलग अलग वैक्सीन बने। और जो मेरी दूसरी किताब है वो है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स। ये इनकी किताब है। और कवर तो बहुत ही शानदार है और एकदम प्रीमियम लग रहा है सर, एकदम मतलब फर्स्ट क्लास झकास जैसे कहते हैं। झकास है, लेकिन पेपर बैक भी है। पेपर बैक। सो ये किताब में 7 जो ऑफिसर्स हैं जो रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं 2021, 22, 23 में, और वो ऐसे बैकग्राउंड के हैं जो बिल्कुल ही हम्बल, बिल्कुल नॉर्मल, जैसा मैं भी आता हूँ जिस बैकग्राउंड से, एक रूरल एरिया से। तो इसमें सबसे मेरे को जो इंस्पायरिंग लगते हैं, वैसे 7 बच्चे बहुत इंस्पायरिंग हैं, लेकिन आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि इसमें से एक बच्चा जो मेरी अपनी किचन में दीदी काम करती हैं, जिसको लोग मेड या हेल्पर बोलते हैं, उनका बेटा भी है जो एक आईएएस अफसर बना। जो इस बात पे तो तालियां बनती है। इंस्पिरेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत लो से बहुत हाई उठते हैं। हाँ जी, और मैंने देखा है प्रशासनिक सेवा में ऐसे ज्यादातर लोग हैं जिनके बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड्स होते हैं, जो शायद लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ते होंगे, जो शायद किताबें भी उधार मांग के पढ़ते होंगे। तो वो काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होता है, क्योंकि फायर वहीं से आती है ना। इसके लिए जो यूपीएससी स्केल करने के लिए आपको 2-3 साल इंटेंस पढ़ना होता है, कम से कम 10-12 घंटे दिन में, और बहुत ही बोरिंग समय होता है, लेकिन अपने आप को वही लोग मोटिवेट कर पाते हैं अपने आप को इस जर्नी में। इसलिए स्केलिंग माउंट यूपीएससी है, जिनके अंदर वो आग होती है कुछ कर दिखाने की, जिनके अंदर आग होती है अपने आप के फॉर्चून्स चेंज करने की और सोसाइटी के फॉर्चून्स चेंज करने की, कि हम काम कर सकते हैं लोगों के लिए। तो आप देखेंगे इसीलिए रूरल हम्बल बैकग्राउंड के काफी मैं लौटूंगी सर आपके पास। कभी आपको सज्जन जी ऐसा लगा कि मैं सरकारी नौकरी में ना होता तो बेहतर जीवन में परफॉर्म करता,
और ज़्यादा हो सकता है वक्त निकलता कॉर्पोरेट में होता तो मेरी और ही अलग ही स्केलिंग होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरे को 30 साल हो गए हैं सरकारी नौकरी में। 95 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2025 हो गया। एक दिन भी मेरे को नहीं लगा कि मेरे को किसी और जॉब में होना चाहिए था। और अगर मेरे को दोबारा अभी वापस लिखना पड़े और फिर 30 साल मिले तो मैं दोबारा यूपीएससी लिख के आईएएस ऑफिसर ही बनूंगा। गजब डेडिकेशन है आपका। लेकिन ये जो आपने इंस्पिरेशनल स्टोरीज लिखी हैं, कोई ऐसी स्टोरी जो आपके दिल को बहुत छूती है? एक तो आपने बताया कि आपके घर की हाउस एक तो हेल्प मैंने का लड़का। बताया भारत सिंह का, जो कि मेरी घर में जो हाउस हेल्प होती हैं उनका बेटा है, और आज वो वेस्ट बंगाल कैडर में है, एसडीएम है। दूसरी एक बहुत अच्छी स्टोरी और है इसमें एक स्टोरी है अंजलि शर्मा की। अंजलि शर्मा सिक्किम में रहती थी, बहुत ही रिमोट एरिया में। फादर एक फैक्ट्री में छोटा काम करते थे और वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी क्लास 10वीं तक। 10th क्लास में कुछ हुआ, 10th क्लास में कुछ उसको बीमारी हुई, बाद में पता चला ब्रेन टीबी है, और उसकी दोनों आंखें चली गई, बिल्कुल टोटली ब्लाइंड, 100% ब्लाइंड। और उसके बाद उस लड़की ने अपना 11th 12th किया, पहले तो अपने आप को वापस जोड़ के। देखिए, एक तो होता है शुरू से आंखें नहीं है तो पता नहीं है लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी कलरफुल है, लेकिन एक आपकी अचानक आंखें चली जाएं जब आप 16-17 साल के हैं। इमेजिन करिए, पूरा लगता है कि अंधकार ही अंधकार है, जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता। उस स्टेज में वो लड़की उभरी, पहले 11th 12th पास किया, फिर कॉलेज किया, रेगुलर कॉलेज किया, ऑनलाइन क्लास नहीं की, रेगुलर कॉलेज जाती थी। और पहाड़ी इलाका है सिक्किम, कितनी बार गिरी, कितनी बार खून आया, कितनी बार तकलीफ हुई, और फिर YouTube से सुन सुन के उसने इतना बड़ा जो पहाड़ जैसा सिलेबस होता है यूपीएससी का, वो याद किया। YouTube से सुन सुन के तैयारी की, क्योंकि देख कोई नहीं सकती। प्रोफेशनल कोचिंग नहीं कोई कोचिंग नहीं। सिक्किम में एक बिल्कुल फैक्ट्री वर्कर की बेटी, जिसके पास पैसा नहीं है, फोन भी बड़ी मुश्किल से एक जुगाड़ हुआ, जिसको फोन से उसने पढ़ाई की। पहले बिहार सिविल सर्विस पास किया और फिर आईएएस पास किया, और अभी बिहार कैडर में ही है। आपने ये कहानियां कैसे ढूंढ ढूंढ के निकाली? कुछ तो आपके जीवन में करीब में देखी आपने, कुछ आपने कहाँ से इन स्टोरीज को? देखिए, मैंने सबसे पहले तो क्राइटेरिया बनाया कि किसको सेलेक्ट करना है। 5000 आईएएस ऑफिसर हैं, सबकी कहानी नहीं लिख सकते। तो मैंने पहला क्राइटेरिया था कि यंग बच्चे होने चाहिए जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, ताकि उनकी लेटेस्ट जो स्ट्रेटजी का पता चले, लेटेस्ट सिलेबस का पता चले, लेटेस्ट कैसे तैयारी करते हैं पता चले, जिन्होंने खुद के दम पर किया खुद और के कोई दम पे सपोर्ट किया, नहीं और था। बहुत रिसेंटली किया। मैं अपनी भी कहानी लिख सकता हूं, पर मैं बहुत पुराना हो गया तैयारी करने के हिसाब से। सो रिसेंट वाले बच्चे थे। फिर मैंने कुछ क्राइटेरिया बनाए, जैसे एक ऐसा मेरे को चाहिए था जो एक माँ बनने के बाद, परिवार संभालने के बाद एक लड़की है जिसने यूपीएससी क्रैक किया हो। तो वो मिन्नू पीएम है केरला की, जिसने 2 साल का बच्चा था तब ये डिसाइड किया कि मेरे को आईएएस बनना है। इसी तरह से एक मैं चाह रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला एक बच्चा हो, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है यूपीएससी पास ये स्केल करना है तो 5-6 साल लगेंगे, 4-5 अटेम्प्ट लगेंगे, पर ये भी मिथ है। मेरी इस बुक में 7 लोग हैं, उसमें से कम 3 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। सो ऐसा बच्चा मैंने सेलेक्ट किया। एक टॉपर ऑफ द बैच का बहुत क्रेज होता है, वो जिंदगी भर टॉपर रहता है। कहते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो सोते, उठते, बैठते, जागते, खाते, सिर्फ इसी परीक्षा के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, ये सही वो है। उनकी बाहर की दुनिया नहीं होती है। फिर बाहर की दुनिया आपकी उस टाइम पे नहीं होती है। सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, 1-2 अच्छे दोस्त होने चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, और रात दिन बस यही सोचना चाहिए। आपसे ये सवाल है कि जो लोग यूपीएससी अटेम्प्ट्स करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, कई वर्ष बर्बाद हो जाते हैं। तो बर्बाद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में है, लेकिन उसके बाद उससे रिकवर होने में कई बार समय लग जाता है, और कई बार वो लोग दिशाहीन हो जाते हैं कि अब आगे करें क्या, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेकर फोकस थे, अब सडनली वो हुई नहीं। तो ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आगे क्या करें, वो किस दिशा में जाएं, कैसे फोकस उसके बावजूद रहें, और बहुत एक्सट्रीम में ना सोचें? कई बार आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं रत्नेश्वर जी की बात से ही आगे बढ़ाता हूँ, जब इन्होंने कहा कि इतने बड़ी चीजें हम कर सकते हैं अगर ठान लेते हैं, अगर मन में होता है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सही में सीरियसली पूरे ध्यान से, जो इन्होंने बोला, पूरे मन से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन नहीं हो। लेकिन ठीक है, कई बार होता है कुछ लोग के साथ, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि समय बर्बाद नहीं मानता मैं इसको, क्योंकि जब आप इस प्रोसेस से निकलते हैं बहुत कुछ सीखते हैं। पहला तो नॉलेज ही इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि तैयारी के दौरान आप सब कुछ पढ़ते हैं,
कुछ भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, कुछ भी ले लीजिए, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक बहुत नॉलेजेबल। दूसरा एक डिसिप्लिन आता है, आप दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, तो जब आप निकल के आते हैं और अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं होता है तब भी बहुत आप एक बेटर पर्सन है। दूसरा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और खुलती हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे दरवाजे बंद हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, आप वहाँ भी बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप यूपीएससी के प्रोसेस से निकले हैं, इंटरव्यू तक भी गए, तो और भी बड़ी बात है कि किस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया, किस तरह से आप बोले इतने बड़े बोर्ड के सामने। चाहे आप दूसरा एरिया में जाएं, एक बेटर पर्सन बनेंगे, बेटर करियर में आपका प्रोग्रेशन होगा। क्या आप उसके बाद कॉर्पोरेट सजेस्ट करेंगे? देखिए, उसके बाद आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। डेफिनेटली कॉर्पोरेट एक अच्छा एरिया है, क्योंकि आप एक वेल राउंडेड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी जरूर उभर के आते हैं। और तीसरा, अभी गवर्नमेंट में ये भी पॉलिसी है कि जो लोग इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि इंटरव्यू तक चले गए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो और बहुत सारी पोस्ट हैं जिसमें उसी की मेरिट के बेस पे अब सिलेक्शन भी होने लग गया। सज्जन जी, ये आपने जो वैक्सीन पर किताब लिखी, कितने सारे भ्रांतियां थी वैक्सीन को लेकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई सारी कोविड की स्टेजेस निकल गई, उसके बावजूद वैक्सीन, ये जो मेंटल ब्लॉक था वैक्सीन को लेकर, वो आपने कितनी क्लोजली अनुभव किया और उससे कैसे लोगों को एजुकेट किया उसके बारे में आप अपनी किताब के माध्यम से? हाँ, बिल्कुल। ये मेरी दूसरी किताब, बल्कि पहली किताब थी, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, जो कैप्चर करती है वैक्सीन के पीछे की बहुत सारी कहानियां। लेकिन इसमें एक चैप्टर है जो आपने बात की, वैक्सीन हेजिटेशन। और वैक्सीन हेजिटेशन के पीछे बहुत कारण है। वैक्सीन हेजिटेशन या एंटी वैक्सर जिनको बोलते हैं, वो तभी से हैं जब से पहला वैक्सीन आया था, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। और उसके पीछे काफी बात यह है कि जो दुष्प्रचार होता है या जो आधा प्रचार होता है, उसको लेके लोगों के मन में फैल जाता है। और कई बार वो वेस्टेड इंटरेस्ट से होता है, क्योंकि बोलते हैं कई लोग कि वैक्सीन लगाना इसलिए है कि आपको स्टरलाइज किया जा रहा है वैक्सीन लगा के, ये भी गलतफहमी पैदा करते हैं। दूसरा, तोड़ मरोड़ते हैं फैक्ट को। जैसे एक बताते हैं कि मिस वर्ल्ड हुई थी, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि मेरे को थोड़ा कम सुनाई देता है क्योंकि वैक्सीन मैंने लगवाया था, उसके बाद मेरे को बुखार हुआ था, फिर कुछ ईयर में इन्फेक्शन हुआ तो मेरे को सुनना कम हो गया। उसको घुमा दिया गया कि अरे वैक्सीन के कारण इनको सुनना कम हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां फैलती हैं। मैं बहुत सपोर्टर हूं वैक्सीन का। वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से इतनी जो भयानक बीमारियां थी जिनको आप आज सोच भी नहीं सकते हैं। स्मॉल पॉक्स होती थी जिसमें कोविड से 10 गुना ज्यादा खतरनाक बीमारी थी। अंधे हो जाते थे, कुरूप हो जाते थे। पोलियो होता था, इतना आपने देखे नहीं है पोलियो के बच्चे, हमने देखे हैं बचपन में कि चल नहीं पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर पोलियो वैक्सीन से इरेडिकेट हुआ, वो वैक्सीन से इरेडिकेट हुआ। कोविड से हम लड़ पाए तो वैक्सीन के कारण लड़ पाए। तो वैक्सीन ही बोलते हैं, वैक्सीन का सबसे बड़ा टीबी काफी हद तक वैक्सीन से भी कंट्रोल में हुई है। लेकिन वो क्योंकि हम वो भूल जाते हैं कि वैक्सीन के पहले की दुनिया क्या थी, इसलिए हम एंटी वैक्सीन हो जाते हैं।